वेलकम सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। तो गौरव जैन, मीडियम एस हिंदी। हिंदी। यस। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? सर मेरा नाम गौरव जैन है, मैं अलवर से हूँ, राजस्थान में। 2005 में मैंने बीए किया है, उसके बाद से मैं एग्ज़ाम की तैयारी में ही लगा हुआ था। अभी मेंस के बाद से मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अच्छा, इसके पहले आप कभी सिविल सर्विस में बैठे? सिविल सर्विस में कभी बैठे थे आप पहले से? रिटन में कभी इंटरव्यू दिया आपने? हाँ जी सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर मैंने इससे पहले 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2009 में और 2012 में, लेकिन मैं दोनों बार पास नहीं हुआ। कितने मार्क्स आए? सर मेरे मार्क्स थे 2009 में 120 और 2012 में 114। रिटन कैसे थे? रिटर्न अच्छे थे सर मार्क्स। पहली बार मेरे कट ऑफ से 64-65 नंबर ज़्यादा थे और सेकंड टाइम मेरे कट ऑफ से 100 नंबर थे। और इस बार कैसा हुआ? सर अच्छे हुए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपके अलवर में कुछ हुआ है तो इंसिडेंट हुई, चारों तरफ की बात हो रही है, क्या हुआ? सर जो घटना चर्चा में है अलवर में, पहलू खान नाम के मेव व्यक्ति थे जो गायों के दूध का कारोबार करते थे और जयपुर से ट्रांसपोर्ट करके गायों को हरियाणा ले जा रहे थे, नूंह डिस्ट्रिक्ट में। और रास्ते में बहरोड में नेशनल हाईवे पे जो गौरक्षक, तथाकथित गौरक्षक थे, उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया और इस हमले में उनकी 2 दिन बाद 3 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। तो उसका विरोध कर रहे हैं कि गाय की रक्षा की नाम पे लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, या लोग इस तरह की घटनाओं को कर रहे हैं जिनकी अनुमति आम समाज में या सभ्य समाज में नहीं दी जा सकती। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि 80% लोग जो गौरक्षक हैं वो फर्जी हैं। क्या ये जो अभी गौरक्षक यहाँ वाले थे ये 80% में है या 20% वाला? सर जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उससे तो उसका कथन को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यदि ऐसी कोई घटना लगती भी थी कि तस्करी हो रही थी गायों की, तो उन्हें शिकायत करनी चाहिए थी और वो पुलिस की जांच का विषय होती कि वो तस्करी कर रहे थे या किस पर्पज से ले जा रहे थे। कानून को अपने हाथ में लेना तो सीधी सी यही लगता है कि वो शायद गलत ही था। शायद गलत ही था सर, निश्चित रूप में गलत ही था। कानून को अपने हाथ में लेना गलत था। यदि कानून के उल्लंघन जो गायों की ले जाने की दिक्कत उन्हें लग रही थी तो उन्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि बहरोड को वहाँ पुलिस को आने में कितनी देर लगती है? विदिन नो टाइम आ सकती है पुलिस? तो क्या मतलब आपके हिसाब से पुलिस इसमें एक्टिव रोल नहीं अदा कर रही है? सर ये मानना कि पुलिस का एक्टिव रोल नहीं था ये तो शायद पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम ही गायों के सर्वश्रेष्ठ रक्षक हैं और लोग अपने स्तर पे चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं कि इससे गाय की रक्षा हो जाएगी इस तरह की एक्टिविटी से? सर निश्चित रूप में नहीं हो पाएगी इससे गाय की रक्षा। गायों की रक्षा के लिए दूसरे समाधान जरूरी हैं, गौशालाएं बढ़ाना जरूरी है, जो गाय जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता या आवारा घूमते हैं उनका संरक्षण जरूरी है। जो लोग अभी आपके अलवर में ही कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी गाय एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर कर देंगे, तो क्या आपके हिसाब से उन लोगों का स्टेप सही था? उनका सोचना सही था कि गाय की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम सरेंडर कर देते हैं गवर्नमेंट? सर जो घटना हुई थी अभी, क्योंकि सारे लोग जो गायों को ले जा रहे थे वो दूध का कारोबार करने वाले थे। अब ऐसे सारे अलवर डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत यही है कि ज़्यादातर लोग जो है जो दूध का कारोबार गायों के साथ कर रहे हैं वो मेव है, और ये धारणा बन गई है कि इस जाति के लोग मूलतः गायों का उपयोग तो उन्होंने जो ऑफर किया क्या वो ठीक था ऑफर करना, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रोका क्या वो ठीक था? सर यह इसे दोनों ही तरफ से गलतियां हैं। यदि प्रशासन को उन्हें समझाना जरूरी है कि आप रखें और हम आपको सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, या जो लोग कानून का हनन करेंगे उनके खिलाफ बहरोड में उन्हें रोका जाएगा। बहरोड में तो सुरक्षा उपलब्ध कराई नहीं उन्होंने, अलवर में जिले में वो भी आता है, बहरोड भी। कैसे मेयर लोग कैसे मान लें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात को कि सचमुच वहाँ पे सुरक्षा मिलेगी? सर एक घटना से जो बातें हुई हैं उसके बाद प्रशासन अधिक सक्रिय रूप में सुरक्षा दे सकता है। जिन लोगों ने कानून का हनन किया है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक बात बताइए, जो अगर मान लीजिए जैसे गाय की रक्षा की बात हो रही है, अगर पूरे कंट्री लेवल पे काउ स्लॉटर बैन कर दीजिए तो उसके क्या नतीजे होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ?
यदि पहले पॉजिटिव की बात करें तो काऊ स्लॉटर पे रोक लगाना हमें दूसरे तरीके से हमें सुरक्षा उपलब्ध करा देगा। गायों के माध्यम से दूसरे रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे, उन्हें उनका गोबर से गैस बनाई जा सकती है, या उनके और दूसरे जो शैम्पू और तेल आजकल बनने के काम चल रहे हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप एनिमल पालते हैं, जानवर पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो, तो क्या किसी जानवर को सिर्फ गोबर के लिए पालोगे? कभी कोई इंस्टेंस बता दीजिए जहाँ पे जानवर सिर्फ गोबर के लिए या मूत्र के लिए पाला जाता हो। सर केवल दुनिया उसके में लिए कहीं तो बता दीजिए। सॉरी सर, केवल उसके लिए तो नहीं होता है, लेकिन एक गाय की उम्र में ये रहता है कि 10 वर्ष तक गाय लगभग अपनी उम्र के दूध देती है। उसके बाद मूलतः दिक्कतें आती है कि गाय दूध देना बंद कर देती तो है। आपका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गोबर के लिए पाला जा सकता है, एक तो पॉजिटिव पॉइंट है। और बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना ना आपको। सर उसके अलावा गाय का हमारे समाज में एक धार्मिक महत्व भी है। तो गायों को यदि हम आवारा छोड़ देंगे, मतलब जो सड़क पे खुला छोड़ देंगे, तो हमारी समाज की जो भावना, बड़े समाज की जो भावना है वो आहत होती है, तो उसको सुरक्षा मिल गाय तो जाएगी। घूमती रहती है सड़क पे, बड़े समाज कोई नहीं, क्यों नहीं आता उसको रोकने के लिए? सर यही दिक्कत है कि हम जो गाय घूम रही हैं उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और जो गाय हमें लगता है कि उन्हें खतरा पहुंच रहा है उनकी सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और कोई नेगेटिव वाला बताइए। नेगेटिव में सर यही है कि संसाधनों पे दबाव बढ़ जाएगा, हम चारागाह कहाँ से उनके लिए उपलब्ध करा पाएंगे। दूसरा, जो लोग स्लॉटर हाउस वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके रोजगार की, वैकल्पिक रोजगार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। और कुछ क्या आप समझते हैं इससे गाय खुद ही नहीं खत्म हो जाएगी? ओवर प्रोटेक्शन से गाय खुद ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचते आप? सर कोई आदमी क्यों पालेगा गाय जब उसको दूध ले नहीं सकता हो? दूध बहुत कम देती है, भैंस ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, आप उसको बेच सकते नहीं हो, डिस्पोज आप कर नहीं सकते हो, जब ड्राई हो जाती है तो कौन गाय पालेगा? सर निश्चित रूप में यही एक दिक्कत हो रही है, और इसी वजह से जो अलवर के जो मेव समाज के लोग हैं उनका मेन आधार भी यही है कि इस वजह से तो फिर हम गायों को ना रखें, हमें हमारी खुद की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो रहा है, तो गायों को ना रखें और प्रशासन को ही सौंप दें। अच्छा एक बार बताइए, आपने टीचिंग आपने एक अपना एक्टिविटी मानी है ना? आजकल देखा होगा आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का वो पैसा काट दिया गया रिसर्च का काफ़ी, और अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी खुद अपना पैसा कमाएं, अपना खर्च चलाएं, सेल्फ फाइनेंस करें। आपका क्या व्यू है इसके बारे में? सर यदि जिन आधारों पे एक तरफ जब हमारे यहाँ मांग बढ़ रही है कि शिक्षा में स्कूल्स में कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाई जाएं, और सीट्स बढ़ाई जाएं तो साथ में यूनिवर्सिटीज़ में नए टीचर्स की नियुक्ति हो, नए ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिले शिक्षा के लिए, लेकिन दूसरा विरोधाभास देखते हैं कि उन्हें अपने खर्चे चलाने में या टीचर्स की सैलरी देने में दिक्कतें आ रही हैं। यानी पीएचडी लेवल पे अगर आप मान लीजिए सीट्स कम करते हैं, जैसे जेएनयू में भी हो रही थी, तो क्या वो उससे नंबर ऑफ टीचर्स अभी भी टीचर्स की कमी है यूनिवर्सिटीज़ में, तो टीचर्स और कम हो जाएंगे जब पीएचडी से निकलेंगे वहाँ से। तो क्या गवर्नमेंट उल्टा ही नहीं काम कर रही है? कह तो रही है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और एक्चुअली कर रही है उल्टा, है ना? तो एक हद तक सही है, क्योंकि यदि हम टीचर्स को नहीं नियुक्त करेंगे या टीचर्स की सैलरी की दिक्कत आएगी, तो रिसर्च जो होना है और डेवलपमेंट उस क्षेत्र में जो होना है वो कम होने लगेगा। आपने चंडीगढ़ के इंसिडेंट को किसने बताया? सर चंडीगढ़ में मूलतः हुआ ये कि यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी थी, जो पिछले दिनों में लगातार बढ़ाई जा रही थी, और इस फीस बढ़ाने की घटना का विरोध कर रहे थे छात्र। छात्रों के उस विरोध के बाद हुआ ये कि विरोध ज़्यादा उग्र हो गया, और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। यद्यपि बाद में ये हुआ कि उन मुकदमों को पीछे ले लिया गया। किन सेक्शन में? सर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। क्या राजद्रोह है ये? फीस के लिए एजिटेट करना कि भाई हमारी फीस ज़्यादा हो गई है, क्या राजद्रोह है ये? सर राजद्रोह तो इसे नहीं कहा जा सकता, इसीलिए प्रशासन गलत कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने गलत किया। सर पहले स्टेप पे तो गलत था, तो इसीलिए उन्होंने वापस भी ले लिया है मुकदमा। पर क्या आपकी यूनिवर्सिटी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है सर फाइनेंशियल? इंडियन यूनिवर्सिटी सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है इसकी। मतलब अपने पैसे खुद कमा सकती हैं, पूरा खर्चा चलाने के लिए पैसा कमा सकती हैं इंडिया में यूनिवर्सिटी? नहीं सर यूनिवर्सिटीज को एक हद तक तो वो मिलता ही है कि वो अपनी फीस वो कर सकते हैं, आय के दूसरे स्रोत और देख सकते हैं, और उसके आधार पे खर्चा चलाएं अपना। ने मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब का यूज़ किया, उसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं। कहते हैं ये यूएस का नॉन न्यूक्लियर सबसे बड़ा बॉम्ब है, ठीक है। ये यूएस का नॉन न्यूक्लियर सबसे बड़ा बॉम्ब है,
तो क्या ये दुनिया का भी नॉन न्यूक्लियर सबसे बड़ा बॉम्ब है? क्या नहीं दुनिया के सर। किसी मुल्क के पास इससे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है? जी सर। कौन? सर रूस ने इससे एक शक्तिशाली बम बना दिया है, जिसका नाम भी उन्होंने फादर ऑफ ऑल बम रख दिया है। फादर ऑफ ऑल? जी सर। फादर रखने की वजह क्या थी? सर वजह तो एग्जैक्ट नहीं मालूम हमें, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका और रूस के जो परंपरागत संबंध रहे तनावपूर्ण, उसका ही एक उन्होंने तोड़ रखा होगी, तो उन्होंने मदर बम बनाया, तो हमने फादर बम बना दिया है। यानी वैश्विक समाज में भी कहीं ना कहीं ये धारणा है कि जो फादर है वो मदर से ज़्यादा शक्तिशाली है। सर इस घटना से तो लग ही रहा है सर। अच्छा, वो जो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है वो क्या है? सॉरी सर, मुझे तकनीकी जानकारी नहीं है उसकी। अच्छा, वैक्यूम बॉम्ब का नाम सुना? सॉरी सर। अभी सीरिया में केमिकल वेपन का यूज़ किया गया, क्या कौन से केमिकल वेपन का यूज़ किया गया? सर ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो हमला हुआ उसमें जो विस्फोट हुआ उसमें सारिन गैस लीक हुई थी। सरीन का? सरीन गैस, उससे बच्चों की हत्या हुई थी। अच्छा, इस तरह हमारे पास भी कोई केमिकल वेपन है इंडिया के पास? सर मैं शायद याद कर पा रहा हूँ कि इंडिया ने जो केमिकल वेपन्स हैं उसके खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है, और हमारे पास कोई केमिकल वेपन नहीं है। अच्छा, संधि पर हस्ताक्षर करने की वजह से हमारे पास नहीं है या हमने कभी बनाया ही नहीं है? सर हम जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस के रहते हैं उनके हमेशा से विरोध में रहे हैं, और हमने केमिकल वेपन्स को बनाया भी नहीं है। कभी नहीं बनाया। तो न्यूक्लियर क्यों बना लिया? सर वो भी WMD है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर बम बनाने की सर जो परिस्थितियां थी, जब हमने पहली बार 1974 में परमाणु परीक्षण किया, तो हमारी जो क्षेत्रीय परिस्थितियां थी, सुरक्षा की परिस्थितियां, वो हमें प्रेरित कर रही थी कि हम न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता अर्जित कर रहे हैं। और न्यूक्लियर बम बनाने का हमारा मेन पर्पज यही था कि हम दक्षिण एशिया में अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थापित कर सकें। अच्छा, 74 का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें हमने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन के लिए टेस्ट है, उसमें पता नहीं है आपको? अच्छा, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आपने पढ़ी है? क्या है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? सर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मूल लक्ष्य है कि भारत ने ये अपने तरफ से, यद्यपि भारत के पास हथियार, परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि हम एक तो नो यूज और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखेंगे। नो यूज मतलब जो ऐसे देश है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ हम इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, और जो देश परमाणु हथियार संपन्न भी हैं उनके खिलाफ भी हम नो फर्स्ट यूज रहेंगे, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का बड़ा सिद्धांत है कि हमारा जो न्यूक्लियर आर्मामेंट है उसका अंतिम नियंत्रण राजनीतिक कमांड के पास होगा, सैनिक कमांड के पास नहीं होगा। एक हमारा इसमें बड़ा पक्ष ये भी है कि हम जब भी ऐसी घटना होंगी या भारत की सुरक्षा या संप्रभुता पे हमला होगा तो उसका प्रतिरोध पूर्ण जोर के तरीके से किया जाएगा। अच्छा, आपने नो फर्स्ट यूज़ की बात कही, दुनिया में कई सारे मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है उनमें किसी मुल्क ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अडॉप्ट की है? आप इतिहास के विद्यार्थी हैं गौरव जी जैन सर। साहब जी, जी सर। इतिहास बोध क्या होता है? सर इतिहास को वस्तुनिष्ठ तरीके से जानना, जो घटनाएं इतिहास में हुई हैं उनका सही विश्लेषण करना और उन्हें समझ पाना कि उनका क्या परिप्रेक्ष्य रहा था और आज हम उन्हें कैसे उपयोग अपने जानकारी में उपयोग में ला सकते हैं, ये मूलतः इतिहास बोध है। आपका इतिहास बोध कुछ हो सकता है, मेरा इतिहास बोध कुछ हो सकता है, तो ये जो आपने डेफिनेशन दी उससे तो कवर नहीं होता। सर मूलतः ये माना जाता है कि जो तथ्य हैं या जो घटनाएं हुई हैं उनका विश्लेषण किन आधारों पर कर रहे हैं। हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं, हमारे कुछ सिद्धांत और हमारे विश्वास होते हैं, उन मान्यताओं के आधार पर जो हम विश्लेषण करते हैं वो व्यक्ति से व्यक्ति तक भिन्न भिन्न हो सकता है और उसी एक घटना को भिन्न भिन्न तरीके से जाना समझा जा सकता है। तो किस दौर का इतिहास आपने पढ़ा है भारत का? सर पढ़ने के दौर में तो इतिहास के जो विभाजन है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये सभी पढ़े हैं और साथ में विश्व इतिहास भी सिलेबस का पार्ट रहा है तो उसकी भी जानकारी है। अच्छा, तो मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो पहला इतिहासकार कौन था मध्यकालीन भारत का?
सर पहले इतिहासकार में अल-बरूनी का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने भारत के ऊपर किताबुल रहला या किताबुल हिंद लिखी है। और उसके बाद के जो प्रमुख इतिहासकार हैं, जो सोर्सेज हैं हमारे मिडिवल पीरियड के, जरा 2-3 नाम लीजिए। सर उस दौर में अमीर खुसरो हुए हैं, जियाउद्दीन बर्नी हुए हैं, उसके अलावा और आगे हम यदि मध्यकालीन भारत में ही जाएं तो मुगल काल में स्वयं बाबर ने बाबरनामा लिखी है, उसके अलावा अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है जो मुगल काल की जानकारी देती है, तबकाते नासिरी निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी आदि अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं, जो एक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ाया जाता है, भारत का इतिहास, खास करके मध्यकाल का इतिहास, वो किसने लिखा है? मतलब हमारे सामने जो आया है अंग्रेज़ी और हिंदी में, तो कहाँ से आया? वो कौन लोग थे? सर मूलतः तो उस दौर के जो इतिहासकार हुए थे उनके ग्रंथ हमें मिलते हैं और उन ग्रंथों का ही सहारा लेते हुए वर्तमान में इतिहास के अनेक जो लेखक हुए हैं उन्होंने उन ग्रंथों से संदर्भों को आगे बढ़ा के तो वो जो ज़ाहिर है वो तो तुर्की में लिखे गए थे, फारसी में लिखे गए थे, उनको किसी ने ट्रांसलेट किया होगा ना। वो कौन लोग थे? सर वर्तमान में मूलतः हम पढ़ते हैं, यदि मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखें, प्रोफेसर इरफान हबीब की किताबें पढ़ी जाती हैं। नहीं, इरफान हबीब ने किससे इतिहास पढ़ा है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि एक मॉडर्न हिस्ट्री भी कही जाती है, वो कौन सा कालखंड है? सर इतिहासकारों का एक वर्ग 1707 में जब औरंगजेब का साम्राज्य समाप्त हुआ तब से आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं, जबकि इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग 1707 के बजाय 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, उससे आधुनिक भारत की शुरुआत को रखता है। और राष्ट्रीय आंदोलन का दौर कौन सा है? राष्ट्रीय आंदोलन का दौर सर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद से माना जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई थी और उसको राष्ट्रीय आंदोलन का दौर कहा। तो 1857 उसमें नहीं आता? सर बिल्कुल, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1857 भी भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। मैंने कालखंड की बात की ना। जी सर। तो 1857 से 1947 का जो 90 साल का पीरियड है उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन आमतौर पर। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि 1857 को आज़ादी की पहली लड़ाई किसने कहा था और इस पर किसी ने किताब लिखी थी? सर वीर सावरकर क्रांतिकारी हुए थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये आपसे बात कर रही थी कि सबसे बड़ा जो बम राजस्थान में क्या जरूरत थी? सर अमेरिका का कहना था कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी आतंकवादी हैं और IS की भी एक शाखा वहाँ पर है, तो उनके खिलाफ हमने हमला किया है। और दूसरा, अमेरिका इसके माध्यम से उत्तर कोरिया की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उत्तर कोरिया में आक्रामकता जो बढ़ रही है, उसको भी चुनौती के रूप में या उदाहरण के रूप में उन्हें पेश करना चाहता था। बहुत दूर है दोनों, उत्तर कोरिया पेश करके असर पड़ेगा, क्या इससे आतंकवाद में कमी नहीं? सर प्रारंभ में देखें तो इस घटना में ये कहा कि 36 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन ये कहना बड़ा बम यूज हुआ है 6 किलोमीटर का पूरा एरिया खत्म हो गया। जी सर। नीचे भी कई किलोमीटर, आधा किलोमीटर शायद हो गया, 25 लोग मरे। और रिपोर्ट ये भी है कि ISS का कहना है एक ही हमारा वहाँ। क्या चाहते हैं, क्या करना है? सर अभी जो वैश्विक घटनाक्रम है उसमें सीरिया में समस्याएं चल रही हैं आतंकवाद की, दक्षिण एशिया में और उधर दूर उत्तर कोरिया आक्रामक होता जा रहा है, दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ। रूस और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, चीन और अमेरिका के बीच संबंध की भी बहुत कोई निर्धारित दिशा नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में अमेरिका का ये हमला करना एक साथ ही इन सभी देशों को संदेश के रूप में देखा जा सकता है। रशिया को और जी सर ईरान को, रशिया को, अमेरिका को किस किस्म का खतरा है? अमेरिका तो बहुत दूर है और आतंकवाद यहाँ है, का खतरा है। सर अमेरिका को प्रत्यक्षतः खतरा तो अभी इस तरह से नहीं दिखता, लेकिन एक इतिहास रहा है कि 11 सितंबर को जो हमला अमेरिका में हुआ 2001 में,
वो एक बड़ी अमेरिका के लिए चुनौती थी। और उसके बाद से अमेरिका का हमेशा से आतंक के विरुद्ध युद्ध का भी एक नारा रहा है। नहीं तो क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट भी तो होगा जिसको खतरा होगा, तो नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे चैलेंज हो गया। आपको अच्छा लगता है कि अभी आप कह रहे थे कि रशिया और चाइना इन सब चीज़ें डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है नेशनल इंटरेस्ट को लेके? सर परंपरागत रूप में अमेरिका में अभी ये देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कि इस्लामोफोबिया की एक धारणा बढ़ गई है। उसके अलावा चीन से जो खतरे अमेरिका को, जो माननीय ट्रंप राष्ट्रपति अपने भाषणों में कह रहे थे चुनाव से पूर्व कि चीन की मुद्रा व्यवस्था उन्हें चुनौती पहुंचा रही है अमेरिका को, या वहाँ के व्यापार के घाटे उन्हें बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के कुछ खतरे समझे जा सकते हैं। लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि मुद्रा की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, चाइना से बड़े अच्छे स्टेटमेंट दिए उनकी बात के बाद। सर नेशनल इंटरेस्ट क्या है अमेरिका का इस पूरे क्षेत्र में, इस वजह से डिफरेंस क्या है? सर इस क्षेत्र में बार बार कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट और उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या है नेशनल? ये बताइए अभी उनको और कोई मिशन ज़्यादा साहब है इसका, इनको भारत ने कहा है कि इनको वापस लाने क्या कोशिश इस तरह से दबाव पाकिस्तान? सर प्रारंभिक स्तर पे तो सर पहले स्तर पे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे किसी भी तरह से हमारी मुलाकात हो। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन और जो उनकी चार्जशीट जो उनके ऊपर लगाई गई है वो भारत को उसके दस्तावेज उपलब्ध हो जाएं। तीसरे स्तर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके, और इन सब के बाद एक तरीका हो सकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसके खिलाफ अपील करें, और स्वयं पाकिस्तान की जो कानूनी प्रक्रिया है सैन्य अदालत में अपील करना, उसके बाद राष्ट्रपति के पास क्षमादान की अपील, वो भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात का कॉन्सेप्ट चल रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या और इसकी क्यों ज़रूरत यानी बढ़ती जा रही है? सर इमोशनल इंटेलिजेंस को यदि हम हिंदी में समझे तो इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। इससे ये तात्पर्य समझा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पद पे काम कर रहा है वो खुद की भावनाओं को समझ सके, जो सामने जिन व्यक्तियों से उसे इंटरेक्शन करना है उनकी भावनाओं को समझ सके, और उन भावनाओं के अनुरूप उचित निर्णय ले सके। जैसी परिस्थितियां हो उस हिसाब से वो निर्णय लेने में सक्षम हो और सही निर्णय हो सके। ये मूलतः भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। जब हम इसकी प्रशासन में या हम इसकी जीवन में उपयोगिता के स्तर पे बात करें तो बौद्धिक दृष्टि से आगे होना और परिस्थितियों को समझना और उन्हें उनके हिसाब से काम करना, इसमें पढ़ाई के अलावा या आपकी बुद्धि के अलावा भावनात्मक रूप में सक्षम होना बहुत जरूरी है, और इसलिए इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता है। संवेदनशीलता के गुण हो या लोगों के साथ जुड़ाव करना हो, भिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पार्ट है। ये तो यानी चीजें पहले भी थी, आज क्यों इसको ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं? सर अभी हमारा प्रशासन, ये कहा जाता है कि अधिक विकासोन्मुखी हो गया है, नागरिकों की भागीदारी प्रशासन से ज्यादा जुड़ी है, और नागरिकों का और शासन का जो संपर्क है ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया है पहले की तुलना में। और ऐसी स्थिति में प्रशासकों के मध्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना जरूरी है। और प्रेशर भी बढ़ गया है, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, मीडिया का प्रेशर भी बढ़ गया है। एक दूसरा इशू ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं ना, तो जुडिशरी के बारे में यानी बार बार ये चीज़ आती है कि वो अपनी सीमा लांघ रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? यानी जुडिशरी का इस प्रकार के जो एरियाज लेजिस्लेचर के हैं या एग्जेक्टिव के हैं उनमें रूलिंग दे देना, ये कहाँ तक सही? सर हमारे संविधान में, हमारी शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, और संविधान में ही स्पष्ट किया गया है कि शासन के 3 अंग होंगे, उनकी अपनी कार्य क्षेत्र और अपनी सीमाएं होंगी। उन 3 अंगों के कार्य क्षेत्र में जहां तक व्यवस्थापिका की बात है वो कानून निर्माण का काम करेगी,
कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का काम करेगी और न्यायपालिका मूलतः कानूनों की व्याख्या का काम करती है संविधान की धारा के अनुसार। लेकिन हुआ यह है कि एक लंबे समय तक जब लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्थापिका और कार्यपालिका काम नहीं कर पाती हैं, या ना न्यायपालिका को लगता है कि सामाजिक न्याय की दिशा में कुछ किया जाना जरूरी है, तो न्यायपालिका अपने स्तर पे संविधान के तहत दिशा निर्देश जारी करने लगती है और न्यायपालिका के इन दिशा निर्देश जारी करने के काम की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा आलोचना की जाती है। यानी कि इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है सिस्टम को? सर कुछ हद तक फायदा माना जा सकता है जनता के हित में यदि बातें हो रही हैं तो, लेकिन एक लंबे समय तक लगातार ऐसी घटनाएं, इससे न्यायपालिका की छवि को भी नकारात्मक नुकसान पहुंचता है, सरकार की छवि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। थैंक यू। मिस्टर जैन, आप एक बात बताइए कि आपको कैसा लगा है अपना इंटरव्यू? सर मैं अभी लगातार इंटरव्यू दे रहा था इन दिनों में मॉक कई जगह पे, तो मैं आज के अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ। रिलेटिवली सेटिस्फाइड? रिलेटिवली सेटिस्फाइड। तो रिटर्न आपका कैसा हुआ है? सर सही है रिटर्न। ये हम लोग का भी ओपिनियन यही कि आपने रिलेटिवली अच्छा किया, आपने अच्छा किया है। तो एक ही चीज़ है कि और आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, कोई अपरेंटली वो बात नहीं है, बट ये है कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा और भी टाइम है आपके पास? कब है इनको? 24 अप्रैल को। तब इस बीच में आप ब्रशअप करते रहिए। जैसे अलवर का जो आपका जवाब मुझे तो ठीक लगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला भी मेरे ख्याल से थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट नॉट बैड। तो मैं तो पर्सनली फील करता हूँ कि सिर्फ आप अगर अपना ये आपको लगा हल्का सा बात करने में हल्का सा कॉन्फिडेंस की हम लोगों को कमी लग रही थी, फिर इतनी मुश्किल आप हिंदी बोल रहे थे कि बहुत सारे बोर्ड में जो बैठे होंगे यूपीएससी में, बहुत सारे लोग उतनी मुश्किल हिंदी समझ में आएगी नहीं, पर लेकिन अब ये चांस नहीं है उसमें इम्प्रूव करने का, तो आप जैसे वैसे जाइए। सॉरी सर ये लगता है कि मैं शायद सही बोल रहा हूँ, फिर यदि इंग्लिश यूज करूँगा तो वो शायद इंग्लिश बन जाएगी या शायद गलत इंप्रेशन जाएगा उसका। हिंदी का कुछ सरल वर्ड यूज कर सकते हैं अगर संभव है आपके लिए। ऐसा भी कर सकते हो कि कहीं एक वर्ड उसको इंग्लिश में यूज कर लिया, एक बार हिंदी में। वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, उनको टाइम कम है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर पूछेंगे कोई भावनात्मक बुद्धिमत्ता शायद नहीं पूछेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस ही पूछेगा, तो आप उस वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो बार बार भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जगह पे इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, तो आप उसको उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अदरवाइज तो यह चांस आपकी फॉरेन रिलेशन में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो आप थोड़ी कमी जितने करंट डेवलपमेंट से नेशनल लगता है सर इंटरनेशनल लगता है, और दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसमें अपना व्यू बना। इंटरनेट से देखने चलिए भारत के रिलेशन अमेरिका से, चाइना से, पाकिस्तान से, आतंकवाद कितना बड़ा थ्रेट है, ये चीज़ें कुलभूषण का केस चल ही रहा है, आ सकता है। अमेरिका के जो टेंशन मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट पूछे जाएंगे सर। जैसे मैंने पूछा था आपसे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, है ना, तो मैंने आपका ओपिनियन पूछा तो आपने जवाब सही दिया है, तो उसमें आपका जवाब और इम्प्रेसिव हो सकता है अगर आप एक आध एग्जाम्पल दे दें, है ना, जहाँ ऐसा जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने जो पब्लिक इंटरेस्ट में है और ऑल ओवर एक्सेप्टेबल है, और एक आध वो दो जो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि वो नेशनल एंथम गाया जाएगा, है ना, सिनेमा में फिल्म स्क्रीनिंग के पहले, तो इस प्रकार के यानी जो आप दे सकते हो, है ना, तो एग्जांपल दोगे तो उससे आपका जो पॉइंट है वो सॉलिड हो जाएगा। हाँ, नहीं बात और जब आपने सवाल पूछा तो थ्योरी आपने पहले बताई कि 3 अंग हैं उसके, इसका ये काम है, इसका ये काम है, वो बताने की जरूरत मेरे ख्याल से जो पूछ रहा है सवाल उसको पता है। आप सिर्फ क्रिटिकल वाला बताइए तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है गौरव, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक टू यू।